Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the experiment performed by Griffith or the transforming principle given by Griffith, and the topic name is the search of genetic material, and we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. तो यहाँ पे जब ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये बात समझाई कि कुछ ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल निकला है और वो मटेरियल एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहा है, एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहा है। जब एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो गई तो क्या इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एग्जैक्टली है क्या? तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस थे। इन कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर ही कुछ और नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को बेस मान के सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में अपना काम आगे प्रोसीड किया। सो हियर द थ्री साइंटिस्ट, एवेरी, मैक्लिओड एंड मैकार्टी, they performed experiment and the biochemical characterization of transforming principle, या हम ये कह सकते हैं कि biochemical characterization of transforming principle को देने वाले ये तीन साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने क्या कहा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है या जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो डीएनए की वजह से हो रहा है, बट अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले ये समझा जा रहा था कि प्रोटीन एक जेनेटिक मटेरियल है और उसकी वजह से ये सारी प्रोसेसेस चल रहे हैं, ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो रहे हैं। तो इन्होंने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, तीन टेस्ट ट्यूब ली गई। एवेरी, मैक्लिओड एंड मैकार्टी ने क्या किया, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को समझाया, यानी कि जो काम ग्रिफिथ ने किया था उसी काम को आगे बढ़ाया। बैक्टीरिया स्ट्रेन वही लिया गया सेम, कौन कौन से लिए गए, आर सेकेंड एंड एस थर्ड, ये दोनों स्ट्रेन लिए गए और एक्सपेरिमेंट आगे कंडक्ट किया गया। इन्होंने क्या किया, तीन टेस्ट ट्यूब ली और इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में एस थर्ड से डीएनए निकाला, प्रोटीन निकाला और आरएनए निकाला। क्यों ऐसा था? क्योंकि ये समझा जा रहा था कि इन तीनों में से कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल में भी प्रोटीन, इट में भी डीएनए, इट में भी आरएनए। अब कैसे ये समझा जाए कि इनमें से एक जेनेटिक मटेरियल होगा, या फिर ऐसा कौन सा मटेरियल है जो एक चीज को दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म कर रहा है? भाई कोशिश तो ये थी कि जेनेटिक मटेरियल मिल जाए, बट ग्रिफिथ ने ये कहा कि एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे दिमाग में इनके क्या चल रहा था कि एक चीज जो दूसरी चीज में कन्वर्ट हुई है उसको कन्वर्ट करने का क्रेडिट किसको जाता है, किसके कारण ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन किस में हुआ, रफ का स्मूथ में हुआ। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का कारण इन्होंने ढूंढा। तो इसमें क्या किया इन्होंने तीन टेस्ट ट्यूब्स ली और इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में एस स्ट्रेन के डीएनए, आरएनए, प्रोटीन को रखा, यानी कि तीनों में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को रखा गया। तीन टेस्ट ट्यूब ली, तीनों टेस्ट ट्यूब में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को रखा गया। क्लियर? किसके हैं ये तीनों? ये हैं एस के, यानी कि स्मूथ स्ट्रेन के। तीनों टेस्ट ट्यूब में स्मूथ स्ट्रेन के डीएनए, आरएनए और प्रोटीन रखे गए। क्लियर? अब यहां पे जब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन रखा गया तो इससे कैसे प्रूव होगा कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो डीएनए की वजह से है? कैसे प्रूव होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन आरएनए की वजह से हुआ है? कैसे प्रूव होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटीन की वजह से हुआ है? तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने के लिए इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। क्लियर? अब यहाँ पे क्या किया गया, पहली टेस्ट ट्यूब में आरएनएस को इंट्रोड्यूस कराया गया। पहली टेस्ट ट्यूब में आरएनएस को इंट्रोड्यूस कराया गया। जैसा कि हम जानते हैं आरएनएस क्या करता है, आरएनएस को ब्रेक डाउन करता है। आरएनएस क्या करता है, आरएनए को डिग्रेड करता है, आरएनए को तोड़ देता है। तो यहाँ पे आरएनए डिग्रेड हुआ।
जब आरएनए डिग्रेड हुआ तो यहाँ पे क्या देखा गया, आरएनए डिग्रेड होने के बाद इसको और इसको दोनों को मिला के फिर से इंजेक्ट किया गया, और जब इंजेक्ट किया गया किसको, R सेकेंड और S थर्ड दोनों स्ट्रेन्स को दोबारा से ट्रांसफर किया गया, इंजेक्ट किया गया ऑर्गेनिज्म में, और जब इंजेक्ट किया गया तो ये देखा गया कि इस कंडीशन में R सेकेंड S थर्ड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी कि यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना है। ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे हो रहा है, क्या किया, S थर्ड स्ट्रेन में से डीएनए आरएनए प्रोटीन को लिया गया, डीएनए आरएनए प्रोटीन को जब लिया गया और टेस्ट ट्यूब में इनको रखा गया तो इसको आरएनए से इंट्रोड्यूस कराया, आरएनए को डिग्रेड कर देगा, इसको डीनेचर कर देगा, खत्म कर देगा। अब S थर्ड और R सेकेंड दोनों को माइस में इंजेक्ट किया गया, जब दोनों को माइस में इंजेक्ट किया गया तो ये देखा गया कि फिर से R सेकेंड S थर्ड में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बिना आरएनए के हो रहा है, तो आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन में देखा गया S सेकेंड में से ये तीनों एक्सट्रैक्ट कर लिए गए हैं, अब यहां पे इंट्रोड्यूस कराया प्रोटीएजेस को, किसको कराया, प्रोटीएजेस, और प्रोटीएजेस प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, तो यहां पे ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर देते हैं। प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने के बाद यहां पे फिर से क्या किया गया, यहां पे फिर से इस स्ट्रेन को और इस स्ट्रेन को ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट किया गया, जब इन दोनों को मिला के ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट किया गया तो यहाँ पे क्या देखा गया दोबारा से कि जो R है फिर से किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, S थर्ड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, R S में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जब R S में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, यानी कि प्रोटीन के बिना भी R S में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो प्रोटीन भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है। फिर फाइनली यहां पे थर्ड टेस्ट ट्यूब में डीएनएस को इंट्रोड्यूस कराया गया, थर्ड टेस्ट ट्यूब में डीएनएस को इंट्रोड्यूस कराया गया, और डीएनएस क्या करता है, डीएनए का ब्रेक डाउन करता है, ये डीएनए को तोड़ देता है। अब यहां पे क्या देखा गया, जब यहां पे डीएनए नहीं था तो यहां पे क्या देखा गया कि R S में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, यानी कि R सेकेंड ही रहा, तो यहां पे क्या देखेंगे हम कि यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इन दोनों कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इन दोनों कंडीशन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे आरएनए नहीं है, यानी कि बिना आरएनए के भी बिना प्रोटीन के भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बट यहाँ पे जब डीएनए नहीं है तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि जो डीएनए है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, डीएनए जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है। ये बात किसने समझाई, एवेरी मैक्लिओड मैकार्टी। दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूं, 3 टेस्ट ट्यूब ली गई, 3 टेस्ट ट्यूब में तीनों में ही स्मूथ स्ट्रेन से डीएनए, प्रोटीन और आरएनए को निकाला गया, तीनों में अलग अलग एंजाइम रखे गए, एक में आरएनएस, एक में प्रोटीएज, एक में डीएनएस। इन तीनों एंजाइम ने अपने अपने पर्टिकुलर, इन एंजाइम्स ने अपने अपने पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को तोड़ा, आरएनए के लिए सबस्ट्रेट आरएनएस के लिए सबस्ट्रेट आरएनए, प्रोटीएज के लिए सबस्ट्रेट प्रोटीन, डीएनएस के लिए सबस्ट्रेट डीएनए, यानी कि डीएनएस ने डीएनए को तोड़ा, प्रोटीएज ने प्रोटीन का ब्रेक डाउन किया, आरएनएस ने आरएनए का ब्रेक डाउन किया। डीएनए और प्रोटीन होने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, डीएनए और आरएनए होने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आरएनए और प्रोटीन के होने से केवल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ।
तो इससे ये प्रूफ हुआ कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है। डीएनए क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, यही ट्रांसफॉर्मेशन करता है। क्लियर? तो इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या यही जेनेटिक मटेरियल है? पहले ने कहा कि चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। इन्होंने कहा, पहले जो इनसे साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आर एस में बदल रहा है, बट वो किसके कारण बदल रहा है वो कारण नहीं पता ग्रिफिथ को। इन तीनों ने ये प्रूव कर दिया कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है। तो इनसे क्वेश्चन किया गया कि क्या यही जेनेटिक मटेरियल है? तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, बट क्या कोई नई जनरेशन बन रही है? नई जनरेशन तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ कोई नई जनरेशन बनी, केवल एक चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, दैट्स इट। मान लीजिए किसी चीज में कोई चीज इंजेक्ट की गई और उसका कैरेक्टर थोड़ा सा बदल गया, वो थोड़ा सा बदल गया, तो थोड़ा सा बदलना ये नहीं कहलाता कि उसने अपनी नई जनरेशन बना ली है। क्लियर? उसकी नई जनरेशन नहीं बनी, बट जो जेनेटिक मटेरियल है तो नई जनरेशन में भी जाता है। इस चीज से ये प्रूफ नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे अभी भी कोई भी प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट नहीं था। कोई भी प्रूफ ये नहीं समझा पा रहा था, कोई भी चीज ये नहीं समझा पा रही थी कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है डीएनए की वजह से, बट क्या यही जेनेटिक मटेरियल है? इस चीज को समझाया और साइंटिस्ट ने, और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये समझाया कि यही जेनेटिक मटेरियल है। और वो साइंटिस्ट थे हर्शे एंड चेज 1952 में। सो द फाइनल प्रूफ गिवन बाय, they finally proved, or the final proof that DNA is genetic material given by Hershey and Chase। और इसी कारण इसको बोलते हैं हम unequivocal proof। unequivocal proof का मतलब है कि ये फाइनल प्रूफ है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके बाद यहाँ पे और कोई क्वेरी बची ही नहीं है सिद्ध करने के लिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। So we can say that कि genetic material is DNA and it was given by Hershey and Chase by their experiment। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में T2 बैक्टीरियोफेज को यूज किया। तो जो भी साइंटिस्ट जो भी ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं उनका आपको पता होना चाहिए। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए को काम में लिया था ग्रिफिथ ने, T2 बैक्टीरियोफेज को काम में लिया हर्शे एंड चेज ने। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया था जिसके 2 स्ट्रेन पे काम किया गया, स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन। T2 बैक्टीरियोफेज है, वायरस है विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, और एग्जैक्टली इसको वायरस भी हम नॉर्मली बोलते हैं। क्लियर? सो दे वर्कड विद T2 बैक्टीरियोफेज। जब हर्शे एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट किए तो दे यूज्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप। इन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव आइसोटोप सल्फर एंड फॉस्फोरस। सल्फर का S35 यूज किया और फॉस्फोरस का रेडियो एक्टिव 32 यूज किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए, सल्फर और फॉस्फोरस के। सल्फर का 35 एंड फॉस्फोरस का 32, ये दोनों रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किए गए, S35 एंड P32। वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हर्शे एंड चेज ने यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी होगी। जो सल्फर है, ये सल्फर हमें पता है कि ये अमाइनो एसिड्स में मिलता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स में सल्फर मिलता है। और हमें ये पता है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो फाइनली क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो हम ये सबसे पहले ये बात कर सकते हैं कि सल्फर अमाइनो एसिड का कंपोनेंट है, सल्फर अमाइनो एसिड का कंपोनेंट है, और यही अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो सल्फर है वो प्रोटीन का भी कंपोनेंट, यानी कि सल्फर की वजह से ही प्रोटीन बनता है।
So sulfur is the component of protein. Same in this way, phosphorus is the component of DNA. जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड में हम क्या बोलते हैं? फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजन बेस. तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो आगे जाके क्या बना रहा है? डीएनए बना रहा है. तो हम ये क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो फॉस्फोरस है दैट इज कंपोनेंट ऑफ डीएनए. तो इस पेज में हमने क्या पढ़ा? इस पेज में हमने ये पढ़ा कि जो साइंटिस्ट ये बात नहीं समझा पाए कि ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला तो डीएनए है, बट ये नहीं समझा पाए कि यही जेनेटिक मटेरियल है, इसी को ही आगे समझाने वाले साइंटिस्ट थे हर्शे एंड चेस. इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज को यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और उसी में ही इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए फॉस्फोरस और सल्फर के. सल्फर का 35 एंड फॉस्फोरस का 32 रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया गया एक्सपेरिमेंट के लिए. क्लियर? और इसके साथ साथ ये भी बताया कि जो प्रोटीन है वो सल्फर की वजह से और जो डीएनए है वो फॉस्फेट की वजह से बन रहा है. क्लियर? नाउ अब एक्सपेरिमेंट क्या किया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत कॉन्सेंट्रेशन से और बहुत ध्यान से समझना है. ये वायरस का स्ट्रक्चर है और जैसा कि हम जानते हैं वायरस के स्ट्रक्चर में प्रोटीन कोट होता है बाहर की तरफ और अंदर होता है इसका जेनेटिक मटेरियल जिसको हम बोल रहे हैं डीएनए. अंदर क्या है? डीएनए. बाहर क्या है? प्रोटीन का कवर. अंदर डीएनए, बाहर प्रोटीन का कवर, इसको हमने बोला है वायरस. अब इस वायरस को ग्रो कराया जा रहा है कल्चर मीडियम पे. तो वायरस को ग्रो कराया गया कल्चर मीडियम पे और ये है लिविंग मीडियम. ये है लिविंग मीडियम, यानी कि इस वायरस को ग्रो कराया जा रहा है, इसको ग्रो कराया जा रहा है कल्चर मीडियम पे. जब कल्चर मीडियम पे इस वायरस को ग्रो कराया जा रहा है तो ये ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ पे जो सल्फर है और जो फॉस्फोरस है वो रखा जाए, सल्फर भी रखा जाए और फॉस्फोरस भी रखा जाए इस कल्चर मीडियम पे. क्लियर? तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो सल्फर है वो लिया गया रेडियो एक्टिव और जो फॉस्फोरस है वो लिया गया नॉर्मल. तो यहाँ पे जो सल्फर है वो लिया गया S35 और जो फॉस्फोरस है वो लिया गया 31. तो इस कल्चर मीडियम पे क्या लिया गया? सल्फर और फॉस्फोरस. सल्फर लिया गया रेडियो एक्टिव 35 और यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो लिया गया नॉर्मल. तो यहाँ पे फॉस्फोरस क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, और जो सल्फर है दैट इज रेडियो एक्टिव. क्लियर? अब हमें ये पता है कि जो सल्फर है ये बनाएगा प्रोटीन और जो फॉस्फोरस है ये बनाएगा डीएनए. तो जो रेडियो एक्टिव है वो रेडियो एक्टिव बनाएगा, जो नॉन रेडियो एक्टिव है वो नॉन रेडियो एक्टिव बनाएगा. ध्यान से समझना. एक वायरस को कल्चर मीडियम पे ग्रो किया गया. इस वायरस को जब ग्रो किया गया तो कल्चर मीडियम पे सल्फर और फॉस्फोरस रखा गया, इंट्रोड्यूस कराया गया. जो सल्फर है वो रेडियो एक्टिव रखा गया S35 और जो फॉस्फोरस है वो नॉन रेडियो एक्टिव रखा गया, यानी कि नॉर्मल रखा गया. क्लियर? अब ये हमें पता है कि यहाँ पे जो इससे पहले वाली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं कि जो सल्फर है वो कंपोनेंट है प्रोटीन का और जो फॉस्फोरस है वो कंपोनेंट है डीएनए का. यानी कि एक बनाएगा प्रोटीन, एक बनाएगा डीएनए. सल्फर बनाएगा प्रोटीन, फॉस्फोरस बनाएगा डीएनए. ये यहां से क्लियर हो गई हमें बात. अब यहाँ पे प्रोटीन जो है, सल्फर रेडियो एक्टिव है तो प्रोटीन भी रेडियो एक्टिव होगा और फॉस्फोरस नॉर्मल है तो डीएनए भी नॉर्मल होगा. तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया इस स्लाइड में कि यहाँ पे इस वायरस में जो डीएनए है वो नॉन रेडियो एक्टिव है और जो प्रोटीन है जिसको बनाने का काम सल्फर ने किया था ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव है. क्लियर? तो डीएनए नॉर्मल और प्रोटीन कोट
रेडियो एक्टिव। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर वायरस को लिया और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा दिया। हम क्या तलाश रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का पता करने के लिए हर्शे एंड चेज ने क्या किया, यहाँ पे जो वायरस डेवलप हुआ था, इस वायरस से इन्फेक्शन कराया बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया जो लिया गया है यहाँ पे, इसका नाम है ई कोलाई। व्हाट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया? ई कोलाई। इस ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया गया वायरस से। इस ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया गया वायरस से। तो ये वायरस है, ये है वायरस। तो अगर जनरल भाषा में हम बोले तो हम क्या बोलेंगे? वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज बैक्टीरियोफेज। ये तो बोलते हैं कि जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है दैट इज बैक्टीरियोफेज। क्लियर? तो यहाँ पे इस वायरस ने इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया और यहाँ पे जो स्टेप कहलाया दैट इज इन्फेक्शन। वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, प्रोसेस इज नोन एज इन्फेक्शन। वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया, द प्रोसेस इज नोन एज इन्फेक्शन। अब इस वायरस ने बहुत ही प्रैक्टिकल होके काम किया। इसने क्या किया, इस वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल, इस वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल किसको दे दिया? इस वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल या डीएनए दे दिया ई कोलाई के साइटोप्लाज्म में, या हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म कर दिया ई कोलाई के साइटोप्लाज्म में। तो हम देख पा रहे हैं कि डीएनए अंदर था, अब डीएनए पहले वायरस में था, अब ये जो डीएनए है ये आ चुका है बैक्टीरिया में। अब यहाँ पे वायरस का केवल क्या बचा है? यहाँ पे प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट। अब इसको परफॉर्म कराने के लिए क्या किया गया? इसको परफॉर्म कराने के लिए ब्लेंडिंग की गई। तो इन्फेक्शन के बाद का, इन्फेक्शन फर्स्ट स्टेप है, इन्फेक्शन के बाद का जो स्टेप आता है दैट इज ब्लेंडिंग। व्हाट इज ब्लेंडिंग? ब्लेंडिंग बहुत ही स्लो रोटेशन करवाना। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत ही स्लो रोटेशन कराया गया, और जब बहुत स्लो रोटेशन कराया गया तो स्लो रोटेशन से क्या हुआ, ये वायरस और ये बैक्टीरिया डिटैच हो गए। सो फॉर दिस डिटेक्शन और फॉर दिस लाइक इसको सेपरेट करने के लिए क्या कराया गया? ब्लेंडिंग कराई गई। फॉर टू डिटैच द वायरस एंड द बैक्टीरिया, ब्लेंडिंग इज परफॉर्म्ड। ब्लेंडिंग हो गई। अब ब्लेंडिंग के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप कराया गया दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या कराया गया? इस प्रोटीन को लिया गया, प्रोटीन कोट को लिया गया, या हम ये कह सकते हैं ये जो वायरस का बाहर का कवर बचा है इसको लिया गया, तो इसको नेचुरली हम प्रोटीन कोट बोलते हैं। इस प्रोटीन कोट को लिया, प्रोटीन कोट के साथ साथ ये जो बैक्टीरिया है ई कोलाई, इसको लिया गया, दोनों को लेके और टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, दोनों को लेके टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? जब टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर किया और हाई स्पीड पे रोटेशन कराया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है? रोटेशन एट हाई स्पीड, हायर स्पीड पे जब रोटेशन कराया गया, तो हायर स्पीड पे रोटेशन कराने के बाद क्या देखा गया? देखा गया कि जो भारी सामान है वो तो नीचे बैठ गया और जो हल्का है वो ऊपर आ गया। भारी सामान नीचे बैठ गया, हल्का सामान ऊपर आ गया। इसको आप नॉर्मली भी करके देख सकते हो। जैसे हमें सेंट्रीफ्यूगेशन हम ना कराएं तो हमें ये देखना है कि भारी और हल्का क्या होता है, तो हम नॉर्मली एक टेस्ट ट्यूब में पानी और मिट्टी घोल लें। पानी और मिट्टी को जब हम घोलते हैं और उसको 2-3 मिनट सेटल होने देते हैं, तो सेटल होने के बाद हमें क्या पता चलता है कि पानी ऊपर आ गया और मिट्टी नीचे बैठ गई। तो जो पानी था वो मिट्टी से हल्का था, वो ऊपर आ गया, और जो मिट्टी थी वो भारी थी, नीचे बैठ गई। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जो हल्का सामान था, यानी कि यहाँ से इस प्रोटीन कोट में से डीएनए तो बाहर निकल गया, अब ये खाली खाली कवर बचा, तो ये खाली खाली कवर बचा तो ये ऊपर रह गया, और जो भारी सामान था ई कोलाई के साथ वायरस का डीएनए, और वायरस का डीएनए ई कोलाई में मल्टीप्लाई भी कर रहा है, ई कोलाई का खुद का भी मैटर कुछ है, तो ये सारा भारी सामान हो गया, तो ये सारा नीचे बैठ गया। सो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की गई।
रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट कैसे की गई, यहाँ पे क्या देखा गया कि सुपरनेटेंट में क्या है और पैलेट में क्या है। तो इसके जो सुपरनेटेंट है उसमें प्रोटीन कोट है, और ये जो प्रोटीन कोट है ये कैसा है, ये है सल्फर से बना हुआ, सल्फर 35 से बना हुआ, और जो 35 सल्फर है ये कैसा है, रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पे S35 ने प्रोटीन कोट बनाया, और जो प्रोटीन कोट है ये रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट कर रहा है। वहीं अगर हम देखें कि जो पैलेट है, इस पैलेट में इकोलाई है, पैलेट क्या होता है, जो नीचे बैठ जाता है, पैलेट में इकोलाई है, और ये जो इकोलाई है यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि इकोलाई के पास डीएनए है, और डीएनए को बनाने के लिए जो फास्फोरस था वो नॉर्मल था, वो रेडियो एक्टिव नहीं था। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कहाँ से शो हो रही है, सुपरनेटेंट से शो हो रही है, ना कि पैलेट से शो हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पे ये पता चला कि जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन है ये बैक्टीरिया में एंटर नहीं करता है, और जब ये बैक्टीरिया में एंटर नहीं करता है तो ये जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। तो यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, जो जा रहा है, वो तो डीएनए है। और ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करने के लिए किया गया कि प्रोटीन जो है ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब किस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, तो यहाँ पे सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, बट यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए। वायरस को दोबारा से यहाँ पे कल्चर मीडियम पे ग्रो किया गया, ये वायरस को कल्चर मीडियम पे ग्रो किया गया। जब वायरस को कल्चर मीडियम पे ग्रो किया गया तो यहाँ पे अब उल्टा किया गया। क्या उल्टा किया गया, पहले सल्फर रेडियो एक्टिव था, फास्फोरस नॉर्मल था, यहाँ पे सल्फर नॉर्मल है और फास्फोरस रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पे S32 नॉर्मल बट P32 रेडियो एक्टिव। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो S32 है यानी कि जो सल्फर है ये प्रोटीन बनाएगा, ये क्या बनाएगा, सल्फर प्रोटीन, और जो फास्फोरस है ये बनाएगा डीएनए। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इस बैक्टीरिया, इस वायरस में जो डीएनए है ये है रेडियो एक्टिव, और जो प्रोटीन है वो है नॉन रेडियो एक्टिव। डीएनए अब रेडियो एक्टिव है, बट जो प्रोटीन कोट है वो नॉन रेडियो एक्टिव है। ये चेंज हो गया, पहले उल्टा था, क्योंकि वहां पे रेडियो एक्टिविटी जो है वो अलग अलग ली गई थी। क्लियर। अब यहाँ पे क्या, सेम प्रोसेस रिपीट किया गया। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, द प्रोसेस इज नोन एज इन्फेक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोला गया, इन्फेक्शन। जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इन्फेक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हुआ, इस फर्स्ट स्टेप को हमने बोला इन्फेक्शन। ये वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, ये बैक्टीरिया, प्रोसेस को बोला गया इन्फेक्शन, और जो बना उसको बोला गया बैक्टीरियोफेज। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब जब वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसने अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब इन दोनों को अलग करना है, बैक्टीरिया और वायरस, यानी कि वायरस का प्रोटीन कोट और बैक्टीरिया को अलग करना है, क्योंकि वायरस का यहाँ पे डीएनए तो अंदर आ गया, केवल बाहर का पोर्शन बचा, प्रोटीन कोट बचा। इसको सेपरेट करना है, इसको डिटैच करना है। तो डिटैच करने के लिए स्लो रोटेशन कराया जाएगा, यानी कि रोटेशन एट स्लो स्पीड कराया जाएगा, और इस स्टेप को कहा जाता है ब्लेंडिंग। रोटेशन एट स्लो स्पीड कराया गया, that process is known as blending. Why blending is done? For to detach the virus and the bacteria. बैक्टीरिया और वायरस को डिटैच करने के लिए ब्लेंडिंग कराई गई। क्लियर। अब ब्लेंडिंग कराने के बाद यहाँ पे जो भी सामान था, यहाँ पे क्या क्या है, प्रोटीन कोट है, और यहाँ पे इकोलाई है, ये इकोलाई है। इन दोनों को टेस्ट ट्यूब में डाला गया और हाई स्पीड पे रोटेशन कराया गया। प्रोसेस इज नोन एज
सेंट्रीफ्यूगेशन, जिससे हल्की और भारी चीज सेपरेट हो जाए, जैसे पहले वाले केस में कराया था। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज कराया गया, दोबारा से जो हल्का सामान था वो ऊपर आ गया, सुपरनेटेंट में आ गया, और जो भारी सामान था वो नीचे बैठ गया, पैलेट बन गया। तो यहाँ पे सुपरनेटेंट और पैलेट, सुपरनेटेंट में यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया सुपरनेटेंट में प्रोटीन कोट। सुपरनेटेंट में क्या है, प्रोटीन कोट, क्योंकि इस प्रोटीन कोट या वायरस का जो बचा हुआ पार्ट था, जिसका जेनेटिक मटेरियल या जिसका डीएनए ऑलरेडी अंदर जा चुका है, हम जेनेटिक मटेरियल वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो जिसका डीएनए ऑलरेडी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो एक खाली प्रोटीन कोट है, ये हल्का है, ये ऊपर आ गया, ऊपर आने वाला सुपरनेटेंट, जो नीचे बैठ गया दैट इज पैलेट इकोलाई, क्योंकि इकोलाई के पास वायरस का डीएनए है। अब यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी टेस्ट की गई, तो यहाँ पे अब रेडियो एक्टिविटी कहाँ से शो हो रही है, अब रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो रही है ई कोलाई से। रेडियो एक्टिविटी कहाँ से डिटेक्ट हो रही है, ई कोलाई से। कहाँ से डिटेक्ट नहीं हो रही, प्रोटीन कोट से। तो रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट या प्रोटीन कोट से डिटेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि प्रोटीन को बनाने वाला सल्फर यूज किया गया 332S32 यूज किया गया, जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है। डीएनए को बनाने वाला फॉस्फेट जो कि P32 है, रेडियो एक्टिव है। तो इसीलिए ये जो डीएनए है, डीएनए कहाँ पे, ई कोलाई में, तो ये डीएनए रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, यही वो मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म हो गया यानी कि वायरस से निकल के बैक्टीरिया में आ गया, वायरस से निकल के बैक्टीरिया में आया, और जब ये वायरस से निकल के बैक्टीरिया में आया तो यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर इसने अपने आप को रेप्लिकेट भी किया, अपने आप को डिवाइड भी किया और अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाई। तो जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल या वायरस का डीएनए भी डिवाइड होगा। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक कैरेक्टर्स को लेके जाता है, और ये वही ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है जिसकी वजह से जेनेटिक कैरेक्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से ये एकदम फाइनल प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे सीक्वेंस हमें याद रखनी है, ग्रिफिथ के बाद एवेरी मैक्लियोड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट और हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। तो ये पूरी सीक्वेंस हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं।